हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे जीके सीरीज के स्पेशल क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत की मिट्टियाँ, साथ में समझा था कि मिट्टी जो है वो किन के तत्वों से मिलकर बनती है और मिट्टी के जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं उनको भी हमने समझा था। और हमने ये भी समझा था कि भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, जिनमें से हमने 3 मिट्टियों को समझ लिया था, उनके विस्तार को समझ लिया था और उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं हमने ये भी समझ लिया था। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हम हमारी अगली मिट्टी को, जो कि है हमारी लेटराइट मिट्टी। तो आइए शुरू करते हैं। बात करें अगर हमारी लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी, तो इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, ये भी लैटिन भाषा के लेटर शब्द से हुई है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी जो है, इसका जो नाम पड़ा है, जो लैटिन भाषा का जो लेटर शब्द है इससे हुई है, जिसका अर्थ होता है सख्त। इसका अर्थ होता है सख्त। इसका अर्थ क्या होता है? सख्त। कोई भी चीज जो कठोर होती है वो। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। तो ये मिट्टी जो ये कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी जो है, यह मिट्टी जहाँ पे अधिक वर्षा हो, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, अधिक वर्षा एवं जहाँ पे अधिक तापमान हो, इन दोनों ही क्षेत्र में ये पाई जाती है। क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और इसी वजह से कि भाई ये अत्यधिक वर्षा वाले और अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसीलिए इसे निक्षालित या फिर लिंचिंग लिंचिंग मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। तो बात करें लैटिन भाषा के लेटर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है सख्त। मिट्टी कहाँ पर मिलती है? जब जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है और अधिक तापमान होता है, और इसे निक्षालित लिंचिंग मृदा भी कहते हैं। तो ये था हमारा, ये थी हमारी परिभाषा इसको लेकर, लेटराइट मिट्टी को लेकर। अब बात करें कि इसका विस्तार जो है ये कहाँ से कहाँ तक है या किस जगह पर ये पाई जाती है। ठीक, तो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जिसमें कि हमारा मालाबार तट, इसके बाद मेघालय, शिलोंग, शिलोंग प्लेट्यू, ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है वहां पर, यहाँ वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। साथ में जैसे हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार और साथ में उड़ीसा, इनके क्षेत्रों में, मतलब इन जगह के जो भी क्षेत्र जहाँ पे अधिक वर्षा होती है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है,
लेटराइट मिट्टी। बात करें अगर इसकी विशेषता की, इसकी क्या खास विशेषता है, तो इसकी विशेषता है कि यह मिट्टी कैसी होती है, यह मिट्टी बहुत ही सख्त होती है, यह मिट्टी कठोर होती है और सूखने पे क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है। इसीलिए इसीलिए इसे भवन निर्माण के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए भवन निर्माण मतलब कि अगर आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है, इसलिए भवन निर्माण के लिए यह उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ठीक, ये थी इसकी विशेषता। चलिए अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण क्या होते हैं इनके, इस मिट्टी के रासायनिक गुण। तो बात करें कि जब भारी वर्षा होती है तो भारी वर्षा से जो चूना और एल्यूमिनियम रहता है, चूना और एल्यूमिनियम, ठीक है, चूना और सिलिका, ये निक्षालित हो जाता है। ठीक, ठीक है, ये थी इसकी विशेषता कि भारी वर्षा से चूना और सिलिका जो है वो निक्षालित हो जाता है। और इसमें लोहे के जो ऑक्साइड हो, लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, ये दोनों चीजें इसमें लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम जो है ये इस मिट्टी में, इस मृदा में उपस्थित होते हैं, इस मृदा में उपस्थित होते हैं। मतलब इन दोनों ही चीजों, इनके ऑक्साइड, इनके पार्टिकल्स इस मिट्टी में मिलते हैं। चलिए ये थी इसकी दूसरी विशेषता। ठीक है, और बात करें कि इस मिट्टी में कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो इस मिट्टी में मसाले वाली जितनी भी फसलें हैं, उन फसलों का उत्पादन किया जाता है। मतलब वो सभी फसलें, मतलब जो भी हमारे मसाले हैं, तो इस मिट्टी में उन सभी फसलों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और साथ में इस मिट्टी में कमी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसकी कमी होती है। तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं कि भारी वर्षा से चूना और सिलिका जो है वो निक्षालित हो जाता है, बह जाता है। ठीक है, लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम इस मिट्टी में मिलते हैं। इस मिट्टी में कौन सी फसल हो जाती है, मसाले वाली जो हमारी फसल है वो हो ही जाती है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस की इस मिट्टी में क्या होती है, कमी होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मिट्टी पर, जो कि है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय जिसका नाम ही है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब इस मिट्टी का नाम ही पर्वतीय मृदा है
तो इसका मतलब है कि ये मिट्टी हमारे भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर ये पाई जाती है। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। स्थान परिवर्तन और पर्वतों की घाटियों। एक तो हमारे स्थान परिवर्तन और इनकी घाटियों के में पाई जाती है। मतलब एक तो ये स्थान परिवर्तन करती है और दूसरा पर्वतों की घाटियों में ये पाई जाती है। इसीलिए इसको पर्वतीय और पहाड़ी, कहीं कहीं पर इसको पर्वतीय मृदा कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे पहाड़ी मृदा भी कहते हैं। पहाड़ी मृदा, ठीक है। चलिए, पर्वतीय मृदा और पहाड़ी मृदा। चलिए, अब इसका विस्तार समझ लीजिए कि विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो भाई जितने भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं पहले आप मुझे बताएं। तो हमारे जितने भी हिमालयी पर्वतीय राज्य या क्षेत्र, जैसे जैसे कौन कौन है। जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे कि उत्तराखंड, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि उत्तराखंड, जैसे कि लद्दाख, और जैसे कि हिमाचल प्रदेश। ये सभी क्या है, हमारे पर्वतीय क्षेत्र है। और नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो जैसे कि हमारा सिक्किम, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है ना। बात करें साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की, तो वहाँ पे जैसे तमिलनाडु, कुछ हिस्सा यहाँ का भी पर्वतीय है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ठीक है, और केरल। तो ये सभी राज्य, कुछ राज्य पूरी तरीके से पर्वतीय हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनके कुछ हिस्से जो हैं वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन मिलते हैं, माउंटेन रेंजेस होती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इन सभी तक इस मृदा का क्या है, विस्तार है। जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल है, तो ये एक माउंटेन रेंज है, नीलगिरी, नीलगिरी पर्वत के निकट, ठीक है। तो इन राज्यों के पास में ये जो नीलगिरी पर्वत है, ठीक है, तो वहां पे इनके जो भी क्षेत्र रहेंगे वहां पर कौन सी मृदा पाई जाएगी, पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। बात करें रासायनिक गुणों की, ठीक है, तो इसमें किसकी अधिकता होगी, जो हमारा जीवाश्म रहता है, जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है, जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है। और साथ में इस मिट्टी में पोटाश, चूना, ठीक है, और फास्फोरस, इनकी कमी होती है, फास्फोरस की कमी।
ठीक है, ये थे इसके रासायनिक गुण। इसमें जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है और साथ में फास्फोरस, पोटास और चूने की कमी होती है। अब बात करें भौतिक विशेषता की, कि दिखने में, देखिए रासायनिक विशेषता या रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों में अंतर क्या है। भौतिक गुण का मतलब होता है कि कोई भी चीज दिखने में हमें कैसी दिखाई दे रही है, और रासायनिक गुण का मतलब है कि इस मिट्टी के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कौन कौन सी चीजें अंदर, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कौन कौन से खनिज या पोषक तत्व हैं। और भौतिक गुण का मतलब होता है कि वो दिखने में कैसी पाई जाती है, इसके अंदर महीन कण होते हैं या कंकड़ होते हैं या बुरबुरी होती है या चिकनी होती है। तो ये सब चीजें मिट्टी के भौतिक गुण को बताते हैं कि दिखने में मिट्टी कैसी दिखाई देती है। और पोषक तत्व, और जो पोषक तत्व की बात रहती है, ये हमारे रासायनिक गुण में जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कंकड़ पत्थर, कंकड़ कंकड़ एवं पत्थरों की अधिकता। इस मिट्टी में क्या होता है, कंकड़ एवं पत्थर जो है इनकी अधिकता पाई जाती है। और साथ में जो हमारी गाद होती है, गाद और चिकनी मिट्टी, गाद एवं चिकनी मिट्टी ये पर्याप्त मात्रा में होती है। मतलब इस मिट्टी में गाद और चिकनी मिट्टी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे रासायनिक गुण की जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है, और इस मिट्टी में पोटाश, चूने और फास्फोरस ये पोषक तत्व है, इनकी कमी होती है। भौतिक गुण की बात करें, दिखने में कैसी होती है, तो इसमें भाई कंकड़ पत्थर बहुत होते हैं और साथ में गाद और चिकनी मिट्टी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो ये थे भौतिक गुण और रासायनिक गुण। और दूसरी और अन्य विशेषताएं भी हैं इसमें। अन्य विशेषताएं ये भी आप समझ लीजिए कि वो कौन कौन सी अन्य दूसरी विशेषताएं जो है जो कि इस मिट्टी में पाई जाती है। तो यह मिट्टी बागान बागानी खेती के लिए उपयुक्त है। बागानी खेती का मतलब लोग अपने खेतों में, लोग अपने घर के आसपास जैसे बाग बगीचे लगाते हैं, तो ऐसे ही बागानी खेती जो रहती है ये पहाड़ी क्षेत्र में होती है, उसके लिए ये उपयुक्त है। यह मिट्टी बागानी खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है। जैसे आपने चाय के बागान देखे होंगे, ठीक है ना, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो पौधे लगे रहते हैं, थोड़ी ऊंचाई पे, फिर उससे थोड़े नीचे, फिर उससे थोड़े नीचे, फिर उससे थोड़े नीचे, यही कहलाती है बागानी कृषि, जो कि मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि वहां पर समतल भूमि जो रहती है वो नहीं होती। ठीक है, और साथ में आलू, लीची और जो हमारे सेब रहते हैं, तो इन आलू, लीची, सेब की फसलों के लिए, की फसलों के उत्पादन में उपयुक्त। ठीक है, आलू, लीची, सेब जो है इस मिट्टी में इन फसलों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और दूसरी विशेषता क्या है कि स्थान परिवर्तन के कारण, स्थान परिवर्तन के कारण यह अविकसित प्रकार की मिट्टी, मतलब इस मिट्टी का ज्यादा विकास जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि स्थान परिवर्तन होती रहती है। स्थान परिवर्तन के कारण यह अविकसित प्रकार की मिट्टी है।
चलिए, ये थी हमारी अन्य विशेषताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली जो मिट्टी है उस पर, जो कि है मरुस्थलीय मृदा। अब जैसे अभी के अभी जो मिट्टी पड़ी थी पर्वतीय मृदा, जिसके नाम में ही पता था कि ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी, पर्वतीय क्षेत्रों में। उसी तरह से ये जो हमारी मरुस्थलीय मृदा है, ये भी कहाँ पाई जाएगी, ऐसी जगह जहाँ पर मरुस्थल हो, या ऐसी जगह जहाँ पे बहुत कम बारिश होती। ठीक है, तो यह मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्रों में किससे, हमारे स्थान परिवर्तन से या मौसम परिवर्तन से, मतलब जब मौसम परिवर्तन होता है तो वहाँ की मिट्टी में भी परिवर्तन हो जाता है और उस जगह की मिट्टी मरुस्थलीय मृदा बन जाती है। तो यह मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन से, चट्टानों के अपरदन से, चट्टानों में अपरदन, ठीक है, और साथ में जो बालू रेत होती है, बालू रेत के प्रवाह से। ठीक है, तो इनके प्रवाह से मौसम परिवर्तन, एक मिनट, मौसम परिवर्तन, तो यह मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन, चट्टानों में अपरदन एवं बालू रेत के प्रवाह से निर्मित होती है। ठीक है, चलिए, ये थी इसकी परिभाषा कि कैसे इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब इसका विस्तार, बात करें इसके विस्तार की, तो जो हमारा अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के जो निकटवर्ती राज्य, मतलब ऐसे राज्य जो अरावली पर्वत के आसपास में है, तो अरावली पर्वत के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से होंगे, तो भाई अरावली तो सबसे पहले है राजस्थान में, और साथ में इसके पड़ोस में जो गुजरात है, यहाँ पर भी इसका विस्तार है। और साथ में बताइए कहाँ तक जाती है, ये जाती है हमारे दक्षिणी पंजाब और हरियाणा तक, दक्षिणी पंजाब व हरियाणा, तो वहां तक भी इस मृदा का विस्तार जो रहेगा। ठीक है, तो हमारे अरावली पर्वत के जितने भी निकटवर्ती राज्य, मतलब जहां जहां पर अरावली पर्वत फैला है, तो बेसिकली राजस्थान में तो है ही, शुरुआत कहाँ से होती है, गुजरात, और साथ में फिर ये दक्षिणी पंजाब और हरियाणा तक भी जाती है। चलिए बात करते हैं इसके भौतिक गुण की, कि भौतिक गुण क्या होता है। तो बात करें इनके भौतिक गुण की, तो भौतिक गुण मतलब हमने बताया है, दिखने में ये मिट्टी जो है कैसी होती है, तो यह मिट्टी इस मिट्टी में रेत की अधिकता होती है, मतलब इस मिट्टी में रेत जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है, रेत की अधिकता होती है, और इसी वजह से इसमें जल धारण क्षमता क्या होगी, जल धारण क्षमता कम होती है, क्योंकि रेत की वजह से वो जल को क्या होते हैं, धारण नहीं कर पाती, तो इसमें जल धारण क्षमता कैसी होती है, कम होती है। चलिए
और यह मिट्टी मृदा पर, इस मिट्टी में क्या होता है, इस मिट्टी में जो मृदा अपरदन होता है, सोल एरोजन, अधिक मात्रा में होता है। ठीक, इस मिट्टी में मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होता है। यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में क्या होता है, मृदा अपरदन जो रहता है ये बहुत ज्यादा होता है। और साथ में क्या पाया जाता है इस मिट्टी में, घुलनशील नमक जो रहता है, घुलनशील नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, ऐसा नमक जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, तो इसमें अधिक मात्रा में घुलनशील नमक पाया जाता है। और इसी वजह से जब इसमें नमक रहेगा तो क्या होगा, यह मिट्टी कृषि के लिए, कृषि में न्यूनतम उपयोगी होती है, न्यूनतम उपयोगी होती है। ठीक है, न्यूनतम उपयोगी क्यों होती है, क्योंकि भाई जब मिट्टी में मृदा अपरदन ज्यादा होगा, इसमें पानी हम देंगे तो पानी, मिट्टी जो है वो पानी को ज्यादा देर तक रख नहीं पाएगी, तो इस वजह से इसमें कोई भी हम कृषि करें तो उसमें कृषि सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो यह मिट्टी कृषि में सबसे कम इस्तेमाल की जाती है। चलिए, चलिए बात करते हैं इसके रासायनिक तत्व। रासायनिक गुण। ठीक, बात करें अगर इसके रासायनिक गुण की, तो इसमें ह्यूमस एवं किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, ठीक है, ह्यूमस और नाइट्रोजन जो है, ऐसे पोषक तत्वों की इसमें कमी होती है। कैल्शियम, फास्फोरस और लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस एवं लोहा, ये सामान्य मात्रा में, यह सभी सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब इन पोषक तत्वों की कमी होती है और ये पोषक तत्व कैसे सामान्य मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, और साथ में इस मिट्टी में, वैसे तो कृषि के लिए ये अनुपयुक्त है, लेकिन फिर भी यह मिट्टी मोटे अनाज के उत्पादन, एक मिनट इसको ऐसे लिखें, इस मिट्टी में मोटे अनाज का उत्पादन संभव है। वैसे तो मतलब कृषि के लिए न्यूनतम उपयुक्त है, लेकिन फिर भी इसमें मोटे अनाज का उत्पादन क्या है, संभव है। ठीक है, तो ये थे हमारे रासायनिक गुण के, इसमें ह्यूमस नाइट्रोजन की कमी होती है, कैल्शियम फास्फोरस लोहा आदि ये सभी सामान्य मात्रा मिलता है, और इस मिट्टी में मोटे अनाज जो है इसको हम इसका उत्पादन कर सकते हैं।
अब एक नोट, एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट जो है राजस्थान के लिए, जो कि अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि हमने जब बांध पढ़े थे जीके सीरीज में, तो उसमें बताया था कि एक भारत की बहुत बड़ी नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या पढ़ा था हमने इसमें कि यह भारत की सबसे बड़ी नहर है, और इसी नहर की वजह से राजस्थान का वो हिस्सा जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, वहाँ के किसानों को इस नहर से जो पानी मिलता है उसका इस्तेमाल वो अपनी फसलों में करते हैं सिंचाई करने के लिए। तो इंदिरा गांधी नहर की वजह से राजस्थान जैसे राज्य में, राजस्थान में किस फसल का उत्पादन संभव हो पाया है? राजस्थान में गेहूं का उत्पादन संभव हो सका है। ठीक है, संभव हो सका है। बात करें अगर कि इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर को क्या कहा जाता है? राजस्थान की गंगा। ये इसका एक उपनाम दिया है, राजस्थान की गंगा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि इंदिरा गांधी नहर की वजह से राजस्थान में गेहूं का उत्पादन संभव हो सका है, और इसी नहर को क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं राजस्थान की गंगा। ठीक, चलिए अगला, इसमें अगला पॉइंट भी आप देखें कि गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, अब ये तो हमने समझ लिया कि राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किस वजह से संभव हो पाया है? इंदिरा गांधी नहर की वजह से। लेकिन सर्वप्रथम किया कहाँ? तो गेहूं का उत्पादन सर्वप्रथम जो श्री गंगानगर जिला है, श्री गंगानगर जिले में हरित क्रांति के समय किया गया। मतलब जब हमारे देश में हरित क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इस क्रांति का उद्देश्य ही था कि भारत को कृषि के क्षेत्र में क्या कर देना, कृषि में हम इतने बढ़ जाएं कि हम क्या हो, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन कर सकें। मतलब उस समय देश में ऐसी संकट आ चुका था कि अकाल पड़ रहा था, खाद्यान्न की कमी थी, इंसान और जो जनता थी वो भूखी मर रही थी। तो कृषि क्षेत्र में हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना था। उस उद्देश्य से हमने हरित क्रांति की शुरुआत की। ठीक है, जिससे कि किसान जो है वो इतना अनाज उगा सकें कि हमारे देश के लिए पर्याप्त हो सके और उसमें खाद्यान्न की कमी ना हो। तो उसी हरित क्रांति के समय गेहूं का उत्पादन सबसे पहले कहाँ किया गया? ये किया गया श्री गंगानगर जिले में। और आप जानते हैं किसकी मदद से किया गया? इंदिरा गांधी नहर की वजह से। ठीक है, हरित हरित क्रांति के समय। तो हमारे यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। राजस्थान में, राजस्थान की गंगा किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। इंदिरा गांधी नहर की वजह से राजस्थान में किसका उत्पादन संभव हो पाया है? गेहूं का। और गेहूं का उत्पादन सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया? श्री गंगानगर जिले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली मिट्टी जो कि है क्षारीय व लवणीय मृदा। ठीक है, समझ लेते हैं अब इस क्षारीय और लवणीय मृदा को। तो बात करें क्षारीय मृदा की, तो क्षारीय मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर
यूरिया यूरिया का अत्यधिक यूरिया का अत्यधिक प्रयोग होता है। अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा कि जहाँ पे यूरिया का प्रयोग हम ज्यादा कर रहे होंगे वहां की मिट्टी कैसी बन जाएगी, क्षारीय मिट्टी। इस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, इस मिट्टी में कैल्शियम और पोटेशियम, इन तत्वों की क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक, यह मृदा किसी राज्य में नहीं मिलती, इसका विस्तार, यह मृदा किसी राज्य में नहीं पाई, किसी राज्य में नहीं पाई जाती, बल्कि क्या है ये, खेतों में होने वाली एक प्रमुख समस्या, खेतों में पाई जाने वाली प्रमुख समस्या। प्रमुख, एक मुख्य समस्या है। कहने का मतलब है कि इस तरह की जो क्षारीय और लवणीय मृदा है, इसका कहीं पे विस्तार नहीं है कि ये इस क्षेत्र में ही मिलती है, ये किसी भी राज्य में नहीं मिलती, ये किसी भी बस बल्कि खेतों में, मतलब आप किसी भी किसान के खेत में अगर अगर वो यूरिया का इस्तेमाल अधिक कर रहा है तो उसकी जो खेत है, उसकी जो मृदा है वो किस में बदल जाएगी, वो क्षारीय मृदा में बदल जाएगी। तो ये क्या है, ये किसी राज्य में नहीं पाई जाती, बल्कि ये खेतों में पाई जाने वाली क्या है, एक समस्या है। और साथ में यह मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर जहाँ पर खारे पानी, जो समुद्री जल रहता है उनकी उपस्थिति, समुद्री जल की उपस्थिति किसी कारण से हो जाती है, मतलब किसी वजह से अगर किसी क्षेत्र में खारे पानी की समस्या बन जाती है या खारा पानी आ जाता है, तो वो खारा पानी उसकी उस क्षेत्र की मिट्टी को भी किसमें बदल देगा, क्षारीय और लवणीय मिट्टी में बदल देगा। तो यह मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर खारे पानी अर्थात समुद्री जल की उपस्थिति किसी वजह से हो जाती है। अगर वहीं किसी जगह का पानी एकदम से खारा होना स्टार्ट हुआ है तो वहाँ की मिट्टी भी किसमें बदलना शुरू हो जाएगी, क्षारीय में। अच्छा, बात करें ये सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो यह मिट्टी गुजरात राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है, मतलब वहां पर खारे पानी की अधिकता होगी या वहां के किसान यूरिया का इस्तेमाल करते होंगे, तो उस राज्य में सबसे ज्यादा कौन सी क्षारीय मृदा, यह मिट्टी गुजरात राज्य में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट, और इसके अलावा अगर किसी क्षेत्र में भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग हो रहा हो, तब एक एक सफेद रंग की परत दिखाई देने लगती है। ठीक है, ठीक। अगला पॉइंट है, इसके अलावा अगर मान लो कोई क्षेत्र है जहाँ पर भूमिगत जो जल है, हमारा ग्राउंड वाटर, उसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सब जो मुख्य भूमि मतलब जो खेत हैं, तो इन खेतों में क्या होता है, खेतों में भी एक सफ़ेद रंग की परत जो है वो दिखाई देने लगती है। तो ये भी एक संकेत रहता है कि आपकी उस जगह की भूमि किस में बदलने वाली है, क्षारीय मृदा में बदलने वाली है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट थे, कुछ और भी हैं, आगे समझते हैं उनको। मान लो अगर अत्यधिक सिंचाई करें, अगर मान लो हम हमारी क्षारीय और लवणीय मृदा में अत्यधिक सिंचाई करें, तो क्षारीय और लवणीय मृदा अत्यधिक सिंचाई की वजह से क्षारीय लवणीय मृदा को रेह या फिर कल्लर, ये इसका नाम है। ठीक है, मतलब अगर किसी जगह की लवणीय मृदा है और उस पर भी हम अत्यधिक सिंचाई कर रहे हैं, तब उस मिट्टी को क्या बोला जाएगा, रेह या फिर कल्लर, ये उसका इस मिट्टी का उपनाम बन जाएगा। ठीक है, इस मिट्टी में क्या होता है, तो इसमें सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम की अधिकता, सोडियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट समझ लीजिए। ये आपको आई गया कि अत्यधिक सिंचाई की वजह से क्षारीय लवणीय मृदा को क्या बोला जाता है, रे या कलर, इस नाम से जाना जाता है, और इसमें सोडियम मैग्नीशियम की क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी मिट्टी। अब हम पढ़ते हैं हमारी आखिरी मिट्टी, जिसको हम पीट या फिर दलदली मृदा भी कहते हैं, पीट या फिर दलदली मृदा। चलिए समझते हैं इसको, पीट और दलदली मृदा। तो इस मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है, तो इस मिट्टी का निर्माण जो हमारा उच्च वर्षा क्षेत्र है, उच्च वर्षा क्षेत्र, या फिर जहाँ पे बहुत आर्द्रता हो, नमी हो,
ठीक है। आर्द्रता युक्त क्षेत्र में होती है, ठीक है। ठीक है, चलो। जहाँ पे बहुत तेज, बहुत ज्यादा बारिश हो और बहुत ज्यादा आर्द्रता हो, नमी हो, वहां पे उन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। साथ ही इस मिट्टी में क्या होता है, इस मिट्टी में बहुत ही घनी वनस्पति पाई जाती है, सघन वनस्पति पाई जाती है। और साथ में इसका एक उपनाम भी होता है। उपनाम क्या है कि इस मिट्टी को हम हिस्टोसोइल हिस्टोसोइल नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इस मिट्टी का उपनाम क्या है, हिस्टोसोइल। हिस्टोसोइल नाम से भी इस मिट्टी को जानते हैं। बात करते हैं इसके विस्तार की, कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, तो आपको पता होगा कि भाई ये पीठ और दलदली क्षेत्र है, और अभी हमने पढ़ा कि या तो बहुत तेज क्या होगी, बारिश होगी, या बहुत नमी होगी। तो जो हमारे भारत के तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य मतलब समुद्र के किनारे वाले जितने भी राज्य हैं, तटीय राज्यों के अलावा जो हमारा उत्तर भारत का तराई क्षेत्र है, वहां पर तराई क्षेत्र मतलब हिमालयी जो नदियां हैं, वो जिनमें साल भर पानी रहता है, हमेशा पानी, कभी भी पानी की कमी नहीं होती, तो वो उत्तर भारत में एक मैदान का निर्माण करती है जो कि बहुत उपजाऊ होता है। और हिमालय नदियों की वजह से इसमें लगातार पानी रहता है, जो कि इन लगातार जो अपने पानी के साथ जो भी सेडिमेंट्स रहते हैं, कण रहते हैं, उनको जगह पर डिपॉजिट करती रहती है, और वहाँ के किसानों के लिए लगातार पानी की उपलब्धता जारी रखती है। तो ये उसको बोला जाता है उत्तर भारत का तराई क्षेत्र। ठीक है, चलो। तो इन राज्यों में, भारत के तटीय राज्यों और इसके अलावा उत्तर भारत का जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पे इस नदी का विस्तार होता है। ठीक है, बात करें भौतिक गुण, तो जब इसका नाम ही क्या है, दलदल, दलदली, तो क्या होगा, यह मिट्टी अत्यधिक पानी में होने अत्यधिक पानी में होने के कारण दलदली मृदा भी कहलाती है। मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा पानी रहता है, इसलिए इसको दलदली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, तो ये है भौतिक गुण। इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, अत्यधिक पानी होने के कारण ये दलदली मृदा कहलाती है, और इसकी प्रकृति भी दलदली भी हो जाती है। चलो बात करें इसके रासायनिक गुणों। चलो, रासायनिक, चलो समझ लेते हैं इनके रासायनिक गुण। इसमें कौन कौन सी जो तत्व हैं, पोषक तत्व, कौन से पोषक तत्वों की अधिकता होती है, किसकी कमी होती है। तो कुछ स्थानों पर कुछ स्थानों पर यह मिट्टी अम्लीय होती है। अम्लीय, देखिए,
इससे पहले हमने एक मिट्टी पढ़ी थी जिसका नाम था क्षारीय और लवणीय मिट्टी। ठीक है, तो ये उसके अपोजिट है कि कुछ स्थानों पर यह मिट्टी कैसे होती है, अम्लीय। अम्लीय और क्षारीय। क्षारीय किसकी वजह से हो रही थी कि जब हम यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो मिट्टी कैसी बन जाएगी, क्षारीय। और यूरिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मिट्टी का क्या हो जाएगी, अम्लीय। ठीक है, तो वो कुछ स्थानों पर यह मिट्टी कैसी होती है, अम्लीय होती है। और इस मिट्टी में ह्यूमस जो रहता है, कल हमने समझा था ह्यूमस क्या होता है। मिट्टी के ऊपर पेड़ पौधे, छोटे जीव जंतु जो रहते हैं, जब वो सड़ गल कर उनकी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है तो वो मिट्टी में मिलकर उसके उपजाऊपन को बढ़ाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो इस मिट्टी में ह्यूमस तत्वों की क्या होती है, ह्यूमस तत्वों की अधिकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस और पोटेशियम की कमी, ये तो लगभग हर मिट्टी में हो रहा है। फास्फोरस एवं पोटेशियम। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में किसी न किसी तत्व की कमी होती है, यहाँ पर भी फास्फोरस और पोटेशियम की कमी। चलिए, और एक और पॉइंट है, इसको भी समझ लेते हैं, यहीं पर यहीं लिख लेते हैं। इसमें जो घुलनशील तत्व होते हैं, घुलनशील तत्वों की अधिकता। ठीक है, तो ये थे हमारे रासायनिक गुण कि कुछ स्थानों पर यह मिट्टी कैसे होती है, अम्लीय होती है। इस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, ह्यूमस तत्वों की अधिकता होती है। फास्फोरस और पोटेशियम की कमी पाई जाती है और इस मिट्टी में घुलनशील तत्वों की अधिकता होती है। मतलब इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी भी तत्व को आसानी से घुला देती हैं, पानी में मिक्स कर देती हैं। अब समझते हैं हमारे मृदा के निर्माणकारी कारक, मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो किसी भी जगह के, किसी भी क्षेत्र की मृदा का निर्माण करती है। कोई भी क्षेत्र, सभी भारत में आपको पता होगा बहुत विभिन्नताएं हैं, उस वजह से अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर हम यही समझेंगे कि मृदा के निर्माणकारी कारक कि वो कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिनकी वजह से किसी जगह की मृदा जो है वो बनती है। ठीक है, तो हमारा पहला जो बिंदु है, पहला पॉइंट है, वो है जलवायु। ठीक, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा आर्द्रता है, मतलब नमी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, कहीं पर बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक, और कहीं पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है। तो जलवायु के ये जो प्रमुख तत्व हैं कि कहीं पर तापमान की वजह से, कहीं पर वाष्पीकरण की वजह से, कहीं पर नमी की वजह से और वर्षा की वजह से, तो यही वो जलवायु के हिसाब से अगर देखें तो ये प्रमुख वजह हैं जो किसी भी जगह की मृदा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारी जो पैतृक शैलें हैं, पेरेंट रॉक, पैतृक शैलें, जिन्हें हम मुख्य चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, तो इन चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय। अब भौतिक रासायनिक अपक्षय क्या होता है, अपक्षय का मतलब होता है इन चट्टानों का टूटना। तो हो सकता है उन चट्टानों के भौतिक रूप में परिवर्तन हो या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके अंदर के जो तत्व हैं उनमें क्या हो, उनमें परिवर्तन हो। बात करें चट्टानों की तो तीन तरह की चट्टानें होती हैं। एक होती है आग्नेय, जो बहुत काले कलर की होती है, गहरे काले कलर की। फिर होती है अवसादी और फिर होती है कायांतरित। ठीक है, तो इन्हीं चट्टानों में किसमें, किसके भौतिक स्वरूप में परिवर्तन होता है, किसके रासायनिक परिवर्तन में स्वरूप होता है। ठीक है, तो इनकी वजह से अलग अलग मृदा का निर्माण
होता है। तो पैतृक शैलें भी एक प्रमुख कारण बनती है मृदा के निर्माण में। अब बात करें भौतिक पदार्थ, ठीक है, बात वही आ गई। भौतिक पदार्थ का मतलब वो चीजें जो हमें दिखाई देती हैं। तो किसी भी मिट्टी के निर्माण में जीव जंतु और वन ये भी एक प्रमुख भूमिका बनाते हैं, जिनकी वजह से किसी जगह की मिट्टी जो है उसमें अंतर होता है। स्थानीय उच्च आवाज, स्थानीय उच्च आवाज का मतलब होता है हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, मतलब वो पर्वतीय क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये सब चीजें स्थानीय उच्च आवाज में आती है, ठीक है। पर्वत, पठार, मरुस्थल, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, है ना। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी। तटीय क्षेत्रों में अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी दलदली मिट्टी होती है वो तटीय क्षेत्रों में मिलती है। तो ये भी कुछ वो फैक्टर होते हैं जो मिट्टी के निर्धारण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये थी हमारी क्लास मिट्टी को लेकर। मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक को लेकर अगली क्लास में। धन्यवाद।